स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस बार मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा की। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की एनर्जी, उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आइए देखते हैं। बड़ा कम तो आप लोगों को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? क्या मिला? नहीं, हमें घर से लेके आए थे। I couldn't believe my eyes when I saw him. First, I had expected like a dynamic, dramatic entry because he is the prime minister after all. But it was very simple, humble and down to earth. वो जब अंदर आए बस like goosebumps आने लग गए. It was really great. ऐसा है कि मैं कई वर्षों से 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, परीक्षा पे चर्चा। और मैं बातचीत करता हूँ कुछ सीखने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा ये सीखने का कार्यक्रम होता है, ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं। तो मैं आज तमिलनाडु के नौजवानों को इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे कुछ सीखना है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, मुझे सुनना है। कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम। मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके। आपकी बात एकदम सही है। मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप। पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। अपने किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है। चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उनको बताना चाहिए मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं। सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ। अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि 2 अलग चीज़ें ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है? और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है। तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग करें, लैब बनाए। फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे। फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए, उस पॉट के अंदर वो कलर। तो आपका चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया। यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की, जो कुछ भी आपके सीखने की इच्छा है, वो आपको मदद कर सकती है। डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो। समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इससे कर सकती हैं। हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है। मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th
12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। आज मुझे अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना। अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा। मैं भारत में जो चीजें बनी है उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे। वाह, हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। He was shocked that, oh my God, a student is actually concerned about this. And he told us that it's the small steps that matter, not the large ones. मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी मनुष्य अपना जीवन जब व्यतीत करता है तो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करता है। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है तभी हमको हमारा जो मोटिवेशन होता है जीवन व्यतीत करने में वो कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या अनुशासन की? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा? मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है कि यार उसकी तो 1 एकड़ भूमि है, मेरी तो 4 एकड़ भूमि है, वो ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूं, तो उसको इंस्पिरेशन तो वहां से मिलता है। लेकिन ये बारिश के पहले जोतना चाहिए, वो सोचना नहीं, देखेंगे अब हफ्ते के बाद करेंगे। अगर खेत जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं था, इंस्पिरेशन था कि मैं उसकी जितनी कमाई करूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। भाई मुझे इस समय के पहले खेत जोत के रखना चाहिए, बीज की जरूरत है ला करके रखना चाहिए, बीज को तैयार करने का काम करना चाहिए, तो डिसिप्लिन नहीं था। जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है। इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है। When I asked my question, it was a question that was stuck with me from so many years. Now, finally, I feel great and honored to get a clarity from a person who I've looked up to. सर, आजकल के ज़माने में एआई का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि एआई एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम एआई को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे।
मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का करना, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपके लिए काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा। नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। I never believed I would be the one to be chosen to have such a gracious occasion with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. He felt like a family more than a prime minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूँ यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा कुछ हफ्तों के बाद कोयम्बटूर से निकल करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई। वहां भी बच्चों से मेरी बहुत दिलचस्प बातें हुई और मैं कह सकता हूं सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत मजेदार चीजें खाने का भी मौका मिल गया। आप भी इसका आनंद लीजिए। जय जोहार। कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? सर हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? ये थी कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं ये लोग? सर दिवाली के टाइम, दिवाली टाइम में खाते हैं। ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? है। महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर ये खुरमी है, हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। हम्म, तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। वहाँ पे हमें खुरमी मिली तो उन्होंने सबको अपने हाथ से के खुरमी खिलाई। इट वाज जस्ट सो अमेजिंग। आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे आज आप लोग यहाँ आने के लिए मौका मिल गया तो? बताइए। हम स्टूडेंट्स को भी एग्ज़ाम्स के बाद वेकेशन से जाने का बहुत मन करता है, तो आप इंडिया में कोई ऐसी 5 जगह बता सकते हैं जहाँ हम भी जा सकें? आप जिस तहसील में से हो, कौन सा तहसील है आपका? सर मैं रायपुर से। रायपुर से। रायपुर तहसील में कौन कौन सी चीजें हैं, इसका जरा लिस्ट बनाओ। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, जाऊंगा। फिर लिस्ट बनाओ जिले में कौन से हैं जो देखे नहीं हैं, फिर तय करूँ मैं राज्य में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जगह मैं गया नहीं हूँ। हमें कहीं पर भी जाए स्टूडेंट के रूप में जाना चाहिए, तब टूरिज्म का मजा आता है। रेल के डिब्बे में जाना और साथ में खाना भी ले जाना, देखना चाहिए कैसा अनुभव होता है। भीड़ होती है, क्या होता है, लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं,
इसका एक आनंद होता है, जीवन में सीखने को मिलता है। भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, एक जिंदगी भी कम पड़ जाए देखने के लिए। सर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कभी कभी हम एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो सर हम अपने मन को शांत कैसे करें एग्ज़ाम के दौरान भी और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भी? एक वीक देख लीजिए परीक्षा के पहले का, सभी चीज़ों को आपने ऊपर नीचे तो कर ही लिया होगा। आप मान के चलिए आपने जो सुना है, आपने जो पढ़ा है, वो बेकार नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है ही है वो। आप शांत मन से बैठ लीजिए, चिंता मत कीजिए, जैसा पेपर आता है देख लीजिए। दूसरी चीज, आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रख, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है, आपको मैं एक सुझाव देता हूँ, आप करिए। आपके क्लास में कुछ विद्यार्थी होंगे, आपको लगता है जरा पढ़ने में थोड़ा कम है, ऐसे तो होते ही हैं, हाँ? ऐसे एक आध को आप दोस्त बनाइए, ये टेक्निक बहुत कायम आई है आपको। उसको कहो कि मैं आज तुझे मैथ सिखाना चाहता हूँ। अब उसको मैथ सिखाने के लिए आप जो मेहनत करेंगे, दिमाग फोकस करेंगे, आपका मैथ्स पक्का होगा कि नहीं होगा? मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं आगे चल के स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती हूँ। अपनी स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस करके कैसे रख सकती? शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि खेल में मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिक्षा ही सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। आप में हुनर है,